नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रबंधन की क्लास नियोजन। क्लास 4 है। ऑल टोटल देखा जाए तो ये वाली जो क्लास है वह 34वीं क्लास है, क्योंकि इसके पहले 30 क्लासें जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। उन लोगों को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि प्रबंधन का जितना भी सार और निचोड़ है वह उन 30 क्लासों में है। ये जो आप अपन क्लासें चालू कर रहे हैं, ये सभी क्लासें जो है वह थ्योरी बेस पे हैं, है ना। यानी कि जो इसके पहले क्लासें हैं वो महत्वपूर्ण क्लासें हैं, महत्वपूर्ण ये भी हैं, इनसे आप लोग ये सीख पाएंगे कैसा क्या है। और उसके बाद जो पूरा उसका एक तरीके से निचोड़ है वो उन 30 क्लासों में है, जिनमें से 3 अपनी मैराथन क्लासें हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो आप लोगों के पास में जो क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ताकि आप लोग क्लासों को अच्छे से देख पाएंगे और तुरंत देख पाएंगे। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि 15 तारीख से, यानी कि 15 मार्च से दोस्तों, अपन जो है जो पेपर का एनालिसिस करवाएंगे। 15 मार्च से आप सब जानते हैं पटवारी की जो एग्ज़ाम है वह चालू है। तो जैसे ही वहाँ एग्ज़ाम होगा, प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे और प्रश्नों का फिर एनालिसिस होगा, जिससे आप आगामी समय में, यदि 15 को पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि 15 के बाद आपका पेपर है, 15 के बाद आपका पेपर है, तो आप एक उचित रणनीति को बना पाएंगे कि हाँ भैया, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और संभावना है कि शायद इस प्रकार के प्रश्न आ सकें। उन सभी से संबंधित क्लासें भी डलेंगी 20 तारीख से दोस्तों। इसी में अगर देखा जाए, इसी चैनल पर 20 तारीख से यानी 20 फरवरी से अपन टेस्ट सीरीज को भी चलाएंगे। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो हिंदी की क्लास जो है वह कंटिन्यू चल रही है, रोज़ 6 बजे शाम को अपलोड हो जाती है। हिंदी का भी कोर्स लगभग में समाप्त होने वाला है और विज्ञान का भी कोर्स लगभग में समाप्त होने वाला है, जिसकी क्लास शाम को 7:30 बजे अपलोड हो जाती है। इसके बाद अपन कंप्यूटर की क्लासों को चालू करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए अपन इसको चालू करते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको जो पीडीएफ है वह टेलीग्राम पर ही मिलेगी। चलिए चालू करते हैं। नियोजन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। नियोजन को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लानिंग। देखिए दोस्तों, कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं, इसके शब्द और टर्म ऐसे हैं जो कि हमें इंग्लिश से ही ज़्यादा समझ में आते हैं। बचपन से अगर अपन देखे जाएं तो हिंदी के तो अधिकतम छात्र रहे हैं, कुछ इंग्लिश के भी रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश के वर्ड एज इट इज़ वैसे के वैसे ले लिए गए थे और हिंदी के जो शब्द थे वो कहीं ना कहीं दब गए थे। इन्हीं को आप देख लें सामने। प्लानिंग को आप अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन नियोजन शब्द जैसे ही आप सुनेंगे तो आप कहेंगे यार नियोजन ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। हालांकि प्लानिंग का मतलब ही नियोजन होता है, तो प्लानिंग से आप अच्छे से समझेंगे। ऐसे लगभग इसी सामान्य प्रबंधन से जुड़े 200 शब्द हैं, जिनको मैं जल्दी ही लेके आऊँगा एक क्लास के रूप में, तो उनको आप देख लीजिएगा। हो सकता है उस क्लास को मैं आज ही अपलोड कर दूँ। उस क्लास को आप लोग देख लेंगे तो काफ़ी सारी आपकी जो टर्म्स है खासतौर पर प्रबंधन के लिए वो सरल हो जाएगी। चलिए तो नियोजन को समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। जॉर्ज आर टेरी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनके कथन अगर देखे जाएं तो पुरानी जो 30 क्लासें हैं उनमें अपन ने डाल दिए थे, उन कथनों को भी आप देख लीजिए। यहाँ पर जॉर्ज आर टेरी नियोजन के बारे में क्या कहते हैं समझिए। नियोजन दरअसल भविष्य में झांकने की एक विधि या तकनीक है। नियोजन क्या है? भविष्य में झांकने की एक विधि या तकनीक है। भावी आवश्यकताओं, भावी का मतलब होता है जो भविष्य में होने वाली है, आवश्यकताओं का एक सृजनात्मक पुनर्रीक्षण है, ताकि वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में समायोजित किया जा सके। ये कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि जॉर्ज आर्टेरी के अनुसार इनमें से कौन सा कथन है, या फिर वो पूरा कथन लिख देगा, या पूरा कथन लिख देगा, पूछेगा कि ये किसका है। ऑप्शन में आपको डाल देगा कि एफ डब्ल्यू टेलर हैं, जॉर्ज आर्टेरी हैं, या दोनों का है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आप इन कथनों को अच्छे से याद कर लें, अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि वो कहते हैं नियोजन दरअसल भविष्य में झांकने की एक विधि या तकनीक है, भावी आवश्यकताओं का एक सृजनात्मक पुनर्निरीक्षण है, ताकि वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्य के संदर्भ में समायोजित किया जा सके। चलिए, नियोजन का अर्थ। अब अर्थ क्या है इसका? पहले से यह निश्चय करना, पहले से, कि भविष्य में क्या करना है और कैसे करना है। अतः नियोजन से तात्पर्य उद्देश्य का निर्धारण तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित कार्यविधि के विकास करने से है। ठीक है। नियोजन का महत्व। नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। बिल्कुल, जो निर्देशन होते हैं उनकी यह क्या करता है? व्यवस्था करता है। अब आप लोग समझिएगा, प्रश्न यहीं से बनेगा कि नियोजन का इनमें से क्या कार्य है। तब वो 3 कार्य अलग बताएगा। चौथा कार्य जो सही है वो यहाँ लिखा है कि नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। इस शब्द को या इस लाइन को अच्छे से याद
रखिएगा। नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है, ये इसका दूसरा महत्व हो गया, इसको भी याद रखिएगा। क्या क्या हो गया? निर्देशन की व्यवस्था कर दी, अनिश्चितता के जोखिम को कम कर दिया। अनिश्चितता की जोखिम को आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, इसका दरअसल मतलब है अनिश्चितता की जोखिम को, चूंकि नियोजन जो है वह एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों अनुभव पर बनाया जाता है, यानी कि हमने हमारे पास में अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर हमने नियोजन बनाया, यानी कि जो घटनाएं भविष्य में घटने वाली हैं उन घटनाओं से मैंने भूतकाल से कहीं ना कहीं या लगभग में उनकी जैसी ही घटनाओं से एक अनुभव प्राप्त किया है। उस अनुभव के माध्यम से मैं अब भविष्य की रणनीति बना रहा हूं। तो जब मैं बनाऊंगा तो जो मेरे संग में आगे घटित होने वाली है उनमें जो अनिश्चितता की एक भावना है वह कम की जा सकती है। जोखिम की जो भावना है या जोखिम की जो बात है वह कम की जा सकती है, क्योंकि मैं पहले से ही तैयार हो गया। नियोजन का क्या मतलब? यही तो मतलब है कि मैं पहले से ही उसके लिए तैयार हूं। चलिए, समझ में आया आपको? अनिश्चितता की जोखिम को कम करना। नियोजन अतिव्यापित तथा अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। किन किन को कम करता है? अतिव्यापित और अपव्ययी क्रियाओं को। नियोजन नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल, जब हम नियोजन करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अब आगामी समय में, जैसे कि मैंने माना मैं एक कोई कंपनी में हूँ, है ना, कंपनी का हेड हूँ। अब मैंने देखा कि भैया इस समय पर कंप्यूटर की अगर देखी जाए या मोबाइल की अगर देखी जाए तो मोबाइल काफ़ी मात्रा में चल रहे हैं और इनकी टेक्नोलॉजी से बहुत सारा फ़ायदा भी हो रहा है। तो मैंने देखा क्यों ना मैं इसको भी अपनी कंपनी में ले आके दूँ। अब हमारे यहाँ पे पुराने सॉफ्टवेयर पहले प्रयोग किए जाते थे, अब हमने सोचा यार इस वाले सॉफ्टवेयर को रखो, इस वाले सॉफ्टवेयर से ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। तो एक अनुभव रहा, अनुभव के बाद उस सॉफ्टवेयर को भी हमने डाला, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में अपन आगे बढ़े। तो नियोजन दरअसल क्या करेगा? नए विचारों को प्रोत्साहित भी करेगा। ये नया विचार ही तो था कि भाई एक काम करो, दूसरे वाले जो सॉफ्टवेयर है उसको डालो ताकि हमारे ऑफिस का काम और अच्छे से हो सके। समझ में आया? नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। बिल्कुल सरल लाइन है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण भी करता है। जो नियंत्रण होते हैं उनके मानकों को निर्धारित भी करता है। क्लियर? तो नियोजन के महत्व को हम लोगों ने समझा। चलिए, नियोजन की विशेषताएं देख ली जाए। नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्त करना है। बिल्कुल, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, पहला कार्य है यानी प्राथमिक कार्य। नियोजन सर्वव्यापी है। नियोजन अविरत है। नियोजन अविरत है। नियोजन भविष्यवादी है। भविष्यवादी क्यों? क्योंकि नियोजन हम भविष्य में ही तो बनाएंगे। मतलब बनाते तो वर्तमान में है लेकिन होता किसके लिए है? भविष्य के लिए होता है। समझिएगा आप कि नियोजन जो होगा वह बनाते तो हम वर्तमान में हैं दोस्तों, पर वो भविष्य के लिए होता है, इसलिए उसके लिए भविष्यवादी कहा गया है। नियोजन में निर्णय रचना निहित होती है। बिल्कुल, निर्णय नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। देखिए दोस्तों, इसको मानसिक अभ्यास इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि ये दरअसल अनुभव से बनाए जाते हैं। देख लिया कि पहले क्या गलती की थी, अब वो गलती नहीं करना। पहले क्या काम सही किया था, इसको और अच्छे से सही कैसे करना है। तो ये दरअसल क्या है दोस्तों? मानसिक अभ्यास तो है ही। यानी मन में जब बार बार इन्हीं अनुभवों को देखेंगे, तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, इस के बाद इसका एक नया जन्म होगा, कोई एक अलग सी चीज निकाल के लेकर आएंगे। तो ये दरअसल क्या है? एक मानसिक अभ्यास ही तो है। क्लियर? ये सब आएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। नियोजन की विशेषताएं, इनमें से कौन नियोजन की विशेषताएं नहीं है? अगर नहीं समझेंगे तो कैसे लिखेंगे? जो मैंने वहां पहले जो पुरानी क्लास है उनमें करवा दिया है वो तो है ही महत्वपूर्ण, उसको तो करना ही है। लेकिन ये जो अब थ्योरी की क्लासें चल रही हैं इनको आप एक बार अवश्य देखें, फिर उसके बाद उन क्लासों को उठा लें। उल्टा भी कर सकते हैं, उन क्लासों को उठा लें उसके बाद इसको कर लें, सभी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। नियोजन की सीमाएं क्या है? नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। क्या करता है? दृढ़ता उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता। परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता। अब होता क्या है? या तो नियोजन दोस्तों परिवर्तित वाली स्थिति में हो, यानी कि उसमें भी परिवर्तनशीलता हो, तब तो फिर ये वाला जो वाक्य है गलत हो जाएगा। किंतु यह क्या कह रहा है? वह यह कह रहा है कि नियोजन प्रभावी नहीं रहता। दरअसल नियोजन, जैसे कि आज वर्तमान में मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने एक नियोजन बनाया, यानी कि एक योजना प्लानिंग की कि मैं इस तरीके से भविष्य में करूँगा। लेकिन जब भविष्य आता है, यानी कि जो कल आने वाला है वह आज का कल बन गया, यानी कि वर्तमान में आ गया। तो जब मैं वर्तमान में पहुंचा तो मैंने देखा कि यार परिस्थितियां तो बदल गई और नियोजन मेरा पुराना का पुराना ही रहा। उसमें मैं अब एक तरीके से परिवर्तन भी नहीं कर सकता हूं, तो कहीं ना कहीं फेल हो जाऊंगा। इसलिए नियोजन की सीमाओं में इस बात को जोड़ा कि नियोजन जो है वह परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं रहता, यानी उसको भी थोड़ा बदलना पड़ता है।
नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। नियोजन क्या करता है? रचनात्मकता को कम करता है। कारण क्या है? नियोजन को पहले ही बना लिया गया, अब जब उसको बना लिया गया तो उसी के अनुरूप कार्य हो रहा है। अब बीच में यदि कोई व्यक्ति अपने जो विचार हैं वो संगठन के बारे में देना चाहता है और चाहता है कि इसको क्यों ना हम कार्य रूप में ले आएं, लेकिन किसी कारणवश वह कार्य रूप में नहीं आ पा रहा है क्योंकि पहले से नियोजन बन चुका है, और यानी कि पहले से प्लानिंग बन गई है। चूंकि प्लानिंग इतनी बड़ी है कि अब वह एकदम से अगर देखा जाए तो कार्य रूप में नहीं आ सकती। तब ऐसे में क्या है? तो उन्होंने बोला कि नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। नियोजन में भारी लागत आती है। बिल्कुल, आप अगर बड़ी प्लानिंग बनाएंगे तो उसके लिए सब कुछ तो चाहिए, पैसे चाहिए, वाहन चाहिए, सभी कुछ चाहिए। उन सामानों को रखने के लिए, मान लीजिए कोई चीज़ का उत्पादन किया तो उनको रखने के लिए आपको जगह भी चाहिए। ठीक। नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि एकदम से तो लिए नहीं जाते। नियोजन को लेने में अगर देखा जाए तो समय भी लगता है, फिर उसको फॉलो करने में भी समय लगता है। सामान एकदम से तो आ नहीं जाते कि मैंने बोला एक काम करो 2 कारखाने बनवाने में, आज मैंने सोचा कल खटाक से कारखाने बन जाएं, नहीं बनेंगे, समय नष्ट होगा। क्लियर? नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है। बिल्कुल, नियोजन को हम सफलता का आश्वासन नहीं कह सकते। टोटल सफलता तो वो है ही नहीं, असंभव बात है। आश्वासन भी नहीं कह सकते। आश्वासन का मतलब जानते हैं ना? आश्वासन का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे आप कहीं पुलिस में गए और आपने बोला कि भैया हमारा पर्स चोरी हो गया है। पुलिस वाले भैया ने आपको ये कहकर वहां से जाने दिया कि जाइए हम आपकी कल रिपोर्ट लिख लेंगे। ठीक है, कल उन्होंने आपकी एक कच्ची एफआईआर लिख ली। कच्ची एफआईआर का मतलब उसको रजिस्टर्ड नहीं किया। अब आप रोज उनको फोन लगाते हैं और बोलते हैं सर क्या हुआ हमारे मोबाइल को, बस आपकी प्रोसेस चल रही है, जल्दी ही मिल जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों? आश्वासन। समझ गए? आश्वासन क्या होता है? यानी खाली विश्वास या भरोसा देना। तो ये विश्वास और भरोसा भी नियोजन के साथ में नहीं है। समझ रहे? नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है। प्लानिंग बना सकते हैं, अनुभव के तौर पर चीजें सही हो सकती हैं एक तरीके से, चूंकि अनुभव के आधार पर है तो 85% हम मान सकते हैं कि हाँ भैया सफल हो जाएगा, मतलब जो योजना है वह सफल हो जाएगी। लेकिन 15% उसमें भी एक तरीके से रिस्क होता है। तो इसलिए यह आश्वासन सफलता का आश्वासन नहीं है। आप लोगों को समझ में आया नियोजन की सीमाएं, नियोजन की विशेषताएं? चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए, नियोजन के अन्य लक्षण। अब इन लक्षणों को जरूर अच्छे से कर लेना दोस्तों। इन लक्षणों को करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन लक्षणों से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इसमें व्यवहारिक ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा दोस्तों तो नियोजन आप कर ही नहीं सकते। यानी कि मान लीजिए कोई नए व्यक्ति को हमने प्रबंधक बना दिया, ऐसा असंभव है, होता नहीं है। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, किसी नए व्यक्ति को बढ़िया प्रबंधक बना दिया, हेड है वो। अब उसको व्यवहारिक ज्ञान कुछ है नहीं है, चूंकि वो एक तरीके से देखा जाए तो एक राजा का पुत्र है। राजा का पुत्र का मतलब है कि ये राजा तो बढ़िया व्यक्ति था पर इसके पुत्र को कुछ आता नहीं है और इसको बना दिया आपने, तो ये क्या एक अच्छे निर्णय वगैरह ले पाएगा जब उसको अनुभव ही नहीं होगा? फेल हो जाएगा दोस्तों। यही तो हुआ है भारत के, अगर आप इतिहास में देखें चाहे विश्व के इतिहास में देखें, कि राजा का पुत्र राजा बन तो गया है पर वो सफल राजा नहीं कहलाया। देखिए, उठा लीजिए किसी को भी। कारण क्या है कि राजा जो होता है ना, वो दरअसल हर चीज़ों को फाइट करके आया हुआ है। उसको मालूम है कैसा क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है ना? लेकिन जो उसका पुत्र है उसको पता नहीं है, लेकिन वो बन गया है तो वो सफल नहीं हो पाता। अलाउद्दीन खिलजी कितनी मेहनत से बना, उसका लड़का मुबारक शाह खिलजी, सब उसने मिट्टी पलीत दी। तो ये होता है ना, व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यही व्यवहारिक ज्ञान दोस्तों अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे होंगे जो लाइफ में एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए, तो एग्जाम देने के बाद उनको इतना अनुभव हो गया, उनको मालूम पड़ने लगा कि भैया कौन सा प्रश्न कहाँ पर आना है। अब यहीं पर किसी नए लड़के को बिठा दो, वो तो सबसे ही पीछे हो जाएगा क्योंकि अनुभव नहीं है। ऐसा ही नियोजन में है। तो नियोजन क्या है? बौद्धिक प्रक्रिया जिसमें व्यवहारिक ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। नियोजन सर्वव्यापी है। नियोजन सर्वव्यापी है, इसको भी याद रखें। नियोजन मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। बिल्कुल, जब भी हम नियोजन करेंगे या प्लानिंग करेंगे तो एक तरीके से मार्गदर्शक की भूमिका को निभाएगा, क्योंकि प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग को माना जाएगा। मानते हम किसको हैं? जो मार्गदर्शक होता है। नियोजन में निर्णय रचना निहित होती है। बिल्कुल, निर्णय लेंगे तभी तो नियोजन कर पाएंगे। यदि निर्णय नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो नियोजन कैसे होगा? नियोजन किसी निर्णय पे तो होगा कि हमने निर्णय किया कि हमें इस तरीके का काम करना है भविष्य में।
नियोजन की सहायता से नीति, नियम तथा पद्धति का निरूपण होता है। बिल्कुल, नियोजन अविरत है। ये सब है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब जो अपन ने पहले पढ़ लिया उन सब को इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। एक एक लाइनें बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। नियोजन के लिए प्रायः पृथक विभाग की स्थापना की जाती है। बिल्कुल, प्लानिंग के लिए अगर देखा जाए तो जो बड़े संगठन होते हैं उनमें एक अलग से विभाग की स्थापना की जाएगी कि इनका काम सिर्फ प्लान बनाने का है। ये प्लान बनाएंगे, प्लान बनाने के बाद हमको बताएंगे, हम प्लान को देखेंगे और आदि प्लान सही है तो हम इसको फॉलो करेंगे या इसके लिए हम इसको चालू कर सकते हैं, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण के लिए आप लोगों ने सुन रखा होगा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। ये दो समितियों को आपस में बहन भी कहा जाता है। आप कहेंगे ये कहाँ आ गए सर आप राजनीति में? अरे भाई उदाहरण से बता रहा हूँ। राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा, माफ करिएगा, पॉलिटी संविधान में प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दो ऐसे समितियां हैं जो कहीं ना कहीं भविष्य के प्लान बनाती हैं। जो केंद्र में सरकार होगी उसके लिए आगाह करती हैं, राज्यसभा और लोकसभा के लिए दोनों को बताती हैं। उनकी बात मानना ना मानना जो आदमी है या फिर जो लोकसभा और राज्यसभा के महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो लोग करते हैं, लेकिन वो अपने प्लान बताती हैं। तो इसी से संबंधित है कि पृथक विभाग की स्थापना जैसे वो है तो यहाँ पर भी पृथक विभाग की स्थापना की गई है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। मानसिक अभ्यास पे अभी अपन ने चर्चा कर ली कि क्यों है यह मानसिक अभ्यास। चलिए, नियोजन आंकड़ों तथा भावी तथ्यों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसकी अपन ने चर्चा कर ली कि आंकड़े देख लिए भैया, इस समय पर किस प्रकार की स्थिति थी, अब हम आगे कैसे करेंगे। मान लीजिए पंचवर्षीय योजनाएं जैसे कि जो 2017 से बंद हो गई हैं, तो पंचवर्षीय योजनाएं इसी नियोजन के आधार पर बनाई जाती थी। उन्होंने देखा कि यार इस समय पर भारत की गरीबी रेखा इतने से नीचे है, क्या क्या कारण है, अगर हम इसको इतना बढ़ा देंगे तो काम चल जाएगा। तो यही है कि आंकड़ों और भावी तथ्यों के आधार पर तैयार किया जाता है। नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। बिल्कुल, नियोजन हम इसीलिए तो बनाएंगे। ये है, मान लीजिए लक्ष्य ये है कि भैया हमको गरीबी कम करना है, हमको बेरोजगारी कम करना है, हमको कुपोषण को कम करना है। तो ये उन्होंने लक्ष्य बनाए, तो उनके लिए फिर प्लानिंग बनेगी। यहाँ से ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। बिल्कुल, क्योंकि बिना नियोजन के प्रबंधन का कार्य संभव नहीं है। प्रबंधन का मतलब संगठन में एक बड़ा कार्य करना, तो उसके लिए नियोजन तो आवश्यक ही है। नियोजन भविष्यवादी भी है। क्लियर, नियोजन भविष्यवादी भी है। हमने इतनी इसकी जो है एक तरीके से देखा जाए तो विशेषताएं देख ली। दोस्तों इतने में से ही 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यदि नियोजन को कर लिए, क्योंकि नियोजन पर एक प्रश्न यहां से इसकी विशेषताओं या लक्षणों पर बनेगा। विशेषताओं में सीमाएं भी आ सकती हैं, उनके लक्षण भी आ सकते हैं, उनकी उपयोगिता भी आ सकती है, उनका महत्वपूर्ण या फिर एक तरीके से उनकी इंपॉर्टेंस भी आ सकती है। समझ गए? आगे चलते हैं। नियोजन के प्रयोजन या उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग क्या है? नियोजन में सबसे पहला कार्य उद्देश्य को निर्धारण करना होता है। उद्देश्य हमने निर्धारण करा, अतः साधारण रूप में यह कहा जा सकता है कि एक उद्देश्य वह जिसे आप क्रिया के अंततः परिणाम के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। उद्देश्य को किसी खास अवधि में व्यक्त किया जाना चाहिए। वे मात्रा के रूप में मापने योग्य हो सकते हैं या दिए हुए समय के अंतर्गत इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए लिखित रूप में हो सकते हैं। फिर से एक बार समझते हैं क्या कह रहा है। नियोजन में सबसे पहला कार्य उद्देश्य का निर्धारण करना। उद्देश्य निर्धारित कर लिया भैया, ठीक है, आप चलो पटवारी की परीक्षा में ही ले लो क्योंकि इसी में ये सब्जेक्ट आया हुआ है। हमने कहा कि भैया पटवारी का हमको एग्जाम फाइट करना है, तो सबसे पहले तो उद्देश्य का निर्धारण कर लिया। फिर साधारण रूप में यह कहा जा सकता है कि यह एक उद्देश्य वह है जिसे आप क्रिया के अंततः मतलब अंत तक में परिणाम के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो प्लानिंग बनाई है वह इसीलिए तो बनी है कि लास्ट तक में हमको परिणाम मिल जाए। उद्देश्य को किसी खास अवधि में व्यक्त किया जाना चाहिए, यानी कि ये जो प्लानिंग है उसमें एक टाइमिंग का बड़ा रोल है। टाइमिंग का बड़ा रोल है कैसे? मान लीजिए ये एग्जाम आपकी डेट है, आपको यहाँ पे जाना है, तो ये टाइमिंग जितना भी कोर्स है 8 है, 8 को हमें इसी के अंदर निपटाना है। और कब? 10 दिन पहले, ताकि 10 दिन में रिवीजन भी तो हो सके। तो वही तो वो कह रहा है, वो यही कह रहा है कि उद्देश्य को किसी खास अवधि में व्यक्त किया जाना चाहिए। वे मात्रा के रूप में मापने योग्य हो सकते हैं या दिए हुए समय के अंतर्गत इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए लिखित रूप में हो सकते हैं। लिखित रूप में हो सकते हैं। क्लियर? तो अब लिखित रूप में किस में होंगे? ये होंगे बड़े संगठनों में। संगठनों में लिखित रूप में तो होंगे यार इतने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जैसे कि मान लीजिए ऊपर से आता है, आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं कि भैया आपको इतने समय में इतना हमको करके देना है,
यानी कि आपको अपना टारगेट पूरा करना है तो वो लिखित रूप में होगा। अब चूंकि यहाँ पर मैं पटवारी वाली परीक्षा की बात कर रहा हूँ तो यहाँ लिखित रूप में आप अपने दिमाग में लिख लीजिए कि हाँ भाई इतने समय तक हमको इतना कोर्स किसी भी कंडीशन में करना है, फिर रिवीजन के लिए भी समय देना है। तो मैं उससे जोड़कर आपको बताता हूँ और फिर दूसरी बार जोड़कर मैं किसी बड़ी कंपनी से बता देता हूँ या बड़े संगठन से बता देता हूँ ताकि आप लोग इसको समझते हुए चलें। नियोजन के उद्देश्य निम्न प्रकार के हैं। अब थोड़े उनके उद्देश्यों को देखें। स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा एवं मोर्चाबंदी, हेल्थ, कॉम्पिटेटिव एवं कैंपियन। नियोजन के परिणाम स्वरूप संपूर्ण संगठन में एक स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का वातावरण उत्पन्न होता है, बिल्कुल, जो कि एक स्वास्थ्य मोर्चाबंदी को प्रोत्साहित करता है। चलिए देखते हैं आगे। लक्ष्य प्राप्त करना, अचीविंग द टारगेट। नियोजन का अंतिम लक्ष्य योजना अनुसार कार्य को पूरा करना होता है, बिल्कुल, एक योजना के अनुसार कार्य को पूरा करना होता है। निर्देशन व संचालन करना, डायरेक्टिंग फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट। नियोजन का उद्देश्य भौतिक व मानवीय साधनों में समन्वय पैदा करना ही नहीं वरन, मतलब ये होता है यहाँ पे नहीं का मतलब गलत मत समझना, मतलब नकारात्मक शब्द नहीं है ये एक तरीके से पॉजिटिव बात ही है। मानवीय साधनों में समन्वय पैदा करना ही नहीं, मतलब ये तो काम है ही उनका, इसके अलावा मानवीय शक्ति को सामूहिक हितों की ओर निर्देशित करना भी है। मानवीय शक्ति को क्या है दोस्तों? सामूहिक हितों की ओर निर्देशित करना भी है। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद करिए जब मैं नियोजन उसमें करवा रहा था एक लाइन वाले में, तो एक लाइन वाले में ये वाली लाइन एज इट इज ऐसी ही आई थी और 3 से 4 बार आई है। 3 से 4 बार आने का मतलब है कि ये पुरानी परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है कि यह मानवीय शक्ति को सामूहिक हितों की ओर निर्देशित करता है जिनके लिए संपूर्ण संस्था कार्य कर रही है। ठीक है। प्रबंध में मितव्ययिता, इकोनॉमी इन मैनेजमेंट। मितव्ययिता आप लोग जानते हैं, अभी समझाता हूं, पहले पूरे वाक्य को समझें। उपक्रम की भावी गतिविधियों की योजना बन जाने के कारण व्यर्थ अपव्यय नहीं होता। मितव्ययिता का मतलब होता है दोस्तों, पहले तो इसको बिल्कुल व्यवहारिकता से समझ लें। ये मैंने मितव्ययिता लिख दिया, मितव्ययिता, इसमें मैंने क्या लिख दिया? मितव्ययिता। इसका मतलब होता है कि एक होता है दोस्तों, यहां पर ऐसे समझें, एक होता है कंजूस और एक होता है ज्यादा खर्च करने वाला। कंजूस जो होगा पैसे को बचा के चलेगा, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला ज्यादा ही उड़ा देगा, ज्यादा उड़ा देगा। लेकिन जो मितव्ययी व्यक्ति होता है, एक तरीके से मितव्ययी, वो जरूरत पड़ने पर ही खर्च करेगा, यानी कि ना जरूरत से ज्यादा ना जरूरत से कम। तो यहाँ पर मितव्ययिता शब्द है। मितव्ययिता आप लोगों को हल्का हल्का समझ में आया क्या है? अब यहाँ से पूरा समझ में आएगा। प्रबंध में मितव्ययिता, उपक्रम की भावी गतिविधियों की योजना बन जाने के कारण व्यर्थ अपव्यय नहीं होता, यानी कि योजना पहले बन गई कि भैया ये बन गई योजना, अब ये योजना बन गई कि यहाँ पर इतना खर्च हुआ, यहाँ इतना खर्च हुआ, यहाँ इतना खर्च हुआ, यहाँ इतना खर्च हुआ, अब इसी के अनुसार आगे काम करना है। बीच में कोई समस्या भी आ गई तो बजट उतना ही है और उसी के अनुसार काम चलता चलेगा, यहाँ भी उतना ही काम चलेगा। तो मितव्ययिता यानी कि ना ज़्यादा खर्च होगा ना ज़्यादा समस्या आएगी, इसीलिए प्रबंध में मितव्ययिता, इकोनॉमी इन मैनेजमेंट। समझ गए कि मितव्ययिता क्या है? यानी जरूरत से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होना, जहां आवश्यकता है वहां लग जाएगा। और चूंकि प्रबंध के काम में तो यदि पहले ही नियोजन बन चुका है तो उसी के हिसाब से पैसा खर्च होगा भैया। चलिए, क्रियाओं में एकता लाना, ये क्या है? नियोजन का उद्देश्य संस्था की विभिन्न क्रियाओं में एकता पैदा करना है। नियोजन का क्या उद्देश्य है? संस्था की विभिन्न क्रियाओं में एकता को पैदा करना है। अब देखते हैं प्रभावी नियोजन के आधारभूत सिद्धांत। लास्ट वाली लाइन तो समझ गए कि नहीं? क्रियाओं में एकता लाना। अब इसमें समझाना क्या है, इसको तो आप जान ही रहे होंगे कि नियोजन का उद्देश्य संस्था की विभिन्न क्रियाओं में एकता पैदा करना है। भैया सबको पता है कि हमारा काम क्या है, नियोजन पहले ही बन चुका है, प्लानिंग पहले ही बन गई, आप ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, एक दूसरे के काम में कोई रोड़ा नहीं है, अपना अपना काम कर रहे हैं, इस प्रकार से एकता पैदा हो रही है। प्रभावी नियोजन के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, ये क्या है? कूट और ओडोनल ने क्या दिए हैं? प्रभावी नियोजन के निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांतों को दिया। इन सिद्धांतों में दोस्तों गौर करिएगा, क्योंकि सिद्धांतों को मैं शुरुआत से ही बताता आ रहा हूं कि इनसे प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए, पहला है कार्य दक्षता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी। इस सिद्धांत के अनुसार न्यूनतम लागत पर अधिकतम तथा श्रेष्ठतम उत्पादन मिलना चाहिए, अर्थात निर्धारित कार्य दक्षता का लक्ष्य अवश्य पूर्ण होना चाहिए। यह है कार्य दक्षता का सिद्धांत। क्या कह रहा है समझिए। इस सिद्धांत के अनुसार न्यूनतम लागत पर, यानी लागत कम लगे, धन कम लगे, अधिकतम तथा श्रेष्ठतम उत्पादन मिल जाए,
मान लीजिए 10 रुपए में एक पेन बनता है, मैं क्या सोच रहा हूँ 5 रुपए में 2 पेन बनने लगे। तो यही होता है न्यूनतम लागत पर और अधिकतम उत्पादन मिल जाए, अर्थात निर्धारित कार्यदक्षता का लक्ष्य अवश्य पूर्ण होना चाहिए। यही है कार्यदक्षता का सिद्धांत। दूसरा है संप्रेषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। नियोजन के लिए प्रभावी संप्रेषण व्यवस्था अनिवार्य है। संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की सहायता से ही नियोजन को क्रियान्वयन, विचलन, सुधार आदि के बारे में कर्मचारियों को समय पर सूचना दी जा सकती है। कम्युनिकेशन का मतलब बात करने का माध्यम ऊपर से लेकर नीचे तक होना चाहिए। यदि कम्युनिकेशन जबरदस्त नहीं है तो दोस्तों नीचे वाले को पता ही नहीं पड़ पाएगा कि ऊपर से क्या हो गया, और ऊपर वाला नहीं समझ पाएगा कि नीचे वाला काम को सही कर रहा है या नहीं। इसलिए संप्रेषण का सिद्धांत, कम्युनिकेशन का सिद्धांत यानी आपस में संपर्क का सिद्धांत आवश्यक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए। तीसरे पर चर्चा कर लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, न्यायोचित का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिफिकेशन। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है न्यायोचितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो भी योजना निर्मित की जाए वह न्याय संगत और तर्क संगत होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो भी योजनाएं बनाई जाए वह न्याय संगत और तर्क संगत होनी चाहिए, यानी कि जितनी हम में क्षमता है उसी के अनुसार काम हो। ऐसा ना हो कि हमने बना लिए कि भैया हम जाएंगे चांद पर, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं दिल्ली तक, तो ये तो असंभव बात है ना। दिल्ली जा नहीं पा रहे, चांद की बात सोच रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो पहली बात तो उतना ही बनाए जितना संभव हो सके। दूसरी बात न्याय संगत, ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति को तो दे दिया बहुत सारा काम, यानी एक डिपार्टमेंट को दे दिया बहुत सारा काम और एक डिपार्टमेंट को बोल दिया कि तुम इनसे काम करवाओ। तो एक को तो मिल गया उत्तराधिकार, यानी एक को मिल गया अधिकार और एक को मिल गया, एक तरीके से देखा जाए तो बस कार्य करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो न्याय संगत हो, तर्क संगत भी हो। तर्क संगत का मतलब है कि जो वो कर रहे हैं वह तर्क की कसौटी पर सही उतरे कि हाँ भाई इससे सही काम हो सकता है। ऐसा नहीं हो कि बिना तर्क के ही अपनी बुद्धि से बोल दिया कि हाँ भैया ये वाला ये काम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। अब भैया उनको काम आता नहीं है, जैसे कि मान लीजिए टाइपिंग का किसी को काम देना है और आपने उसको फोटोग्राफी का काम दे दिया। तर्क यहाँ पे फिट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तर्क तो फेल हो गया कि भाई फोटोग्राफी कैसे कर पाएगा, लेकिन कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा काम। तो इसीलिए न्याय उचितता का सिद्धांत तर्क संगत और न्याय संगत दोनों ही होना चाहिए। समय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टाइम। समय नियोजन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिल्कुल, उस नियोजन का दोस्तों, उस प्लानिंग का क्या मतलब कि जब कि एक तरीके से देखा जाए कि नियोजन तो बना लिया और वह समय पर पूरा ना हो पाया, तब उसके लिए तो फिर एक ही शब्द है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ रहे हो। तो यही वही बात है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ टाइम समय नियोजन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा नियोजन में समय के निर्धारण में पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि उपक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को निर्दिष्ट समय पर पूरा किया जा सके। आपने पटवारी का लक्ष्य बनाया, नियोजन बन चुका है, आप कार्य कर रहे हैं। आपने बोला कि भैया इस समय तक मुझे किसी भी कंडीशन में इसको पूरा कर लेना है क्योंकि 10 दिन में मुझे फिर रिवीजन करना है। लेकिन आप 10 दिन में नहीं कर पाए तो आपके 2 या 3 दिन और एक्स्ट्रा बेकार हो जाएंगे। जब वो दिन बेकार हो जाएंगे आपके, तो इसका मतलब क्या है कि 2 से 3 दिन आप एक्स्ट्रा रिवीजन कर सकते थे, जो अब नहीं कर पाएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस कम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने समय पर वह कार्य नहीं किया। तो यही होता है समय का सिद्धांत। चलिए, नियोजन का महत्व या लाभ अथवा आवश्यकता, इंपॉर्टेंस ऑफ नीड और एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। थोड़ा महत्व, लाभ और आवश्यकता देख लें। लागत पर नियंत्रण की दृष्टि से, कॉस्ट कंट्रोल। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे बोल रहा हूं दोस्तों, मैं बार बार इस बात पे फोकस करता हूं कि जो हिंदी है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट प्रबंधन की खासतौर पर क्लासों में जरूर कर लें। इससे होगा ये कि जब आपके पास में वहां प्रश्न आएगा तो प्रश्न में आप कोई हिंदी का ऐसा शब्द देख के चौंकेंगे नहीं। आपको मालूम होगा कि हाँ भाई इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं और नॉर्मल सा है, हम इसको हमेशा प्रयोग में करते हैं, ताकि आप वहां पर आंसर को सही से लगा पाए। आपका वहां पर डर जाना ही आपके प्रश्न को ज्यादा गलती करता है। ठीक, डरना नहीं है वहां पर। इनको पहले से इनकी तैयारी कर लेना कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ताकि कोई समस्या ना आए। कॉस्ट कंट्रोल, विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करके नियोजन के द्वारा मानव, माल, मशीन आदि के दुरुपयोग को रोका जाता है। नियोजन की सहायता से संस्था की सभी क्रियाएं निर्दिष्ट तरीके से अर्थात सर्वोत्तम तरीके से पूर्ण की जाती हैं। परिणाम स्वरूप लागत व्यय में कमी आती है। क्लियर। प्रभावपूर्ण नियंत्रण की दृष्टि से, इफेक्टिव कंट्रोल, नियोजन प्रबंधकीय नियंत्रण की कुंजी है। हाँ, पूर्वानुमान, बजट निर्माण, बजट नियंत्रण आदि के लिए पूर्व नियोजन ही आवश्यक है। संस्था के लक्ष्य तभी पूर्ण हो सकते हैं जब प्रत्येक कदम पर
प्रबंधकीय नियंत्रण प्रभावपूर्ण तरीके से लागू किया जाए। चूंकि देखिए दोस्तों, नियोजन पहले ही बन जाता है, कितना बजट लगना है पूर्वानुमान के हिसाब से सब कुछ हो जाता है, नियंत्रण भी होने लगता है, तो प्रभावपूर्ण नियंत्रण की दृष्टि से। ठीक है, चलिए संस्था के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने की दृष्टि से। अब देखिए, संस्था के लक्ष्यों की ओर सभी प्रबंधकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए नियोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि संस्था का प्रत्येक विभाग, संस्था प्रमुख, विभाग प्रमुख, अधिकारी एवं कर्मचारी लक्ष्य के प्रति सचेत एवं सतर्क बने रहें। सचेत एवं सतर्क बने रहें। चलिए, कुर्ज तथा ओडोनेल ने क्या लिखा है, इस वाले शब्द को समझिए कि सुविचारित सभी योजनाएं, विचारित सभी योजनाएं अंतर विभागीय क्रियाओं में एक रूपता लाती हैं तथा पूर्णतः विभागीय योजनाओं के विकास स्वतंत्रता के क्षेत्र में परिसीमित करती हैं। क्या बोला है उन्होंने? सुविचारित सभी योजनाएं, यानी जो विचार से की गई हों, विचार में भी सु यानी अच्छा, सु का मतलब हमेशा अच्छा होता है, शुभ शुभ देखे है ना, शुभ का मतलब अच्छा, तो सुविचारित सही विचार या अच्छे विचार सभी योजनाओं के अंतर विभागीय क्रियाओं में एक रूपता लाती हैं तथा पूर्णतः विभागीय योजनाओं के विकास स्वतंत्रता के क्षेत्र में परिसीमित करती हैं। अब चलिए दूसरी जो है उसको देखते हैं। नियोजन प्रक्रिया यानी तकनीक अथवा नियोजन में निहित आवश्यक प्रतिक्रियाएं, प्लानिंग प्रोसेस, टेक्निक और स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग। उद्देश्यों का निर्धारण, पहले को उठाते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण। सर्वप्रथम प्रमुख कदम उद्देश्य का निर्धारण है। सर्वप्रथम प्रमुख कदम क्या है? उद्देश्य का निर्धारण। कर लिया उद्देश्य का निर्धारण। प्रत्येक संगठन के कुछ उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य संगठन तथा प्रत्येक विभाग के लिए या प्रत्येक इकाई के लिए संगठन के अंतर्गत ही निर्धारित किए जाने चाहिए। विकासशील आधार, नियोजन का संबंध भविष्य से है। नियोजन का संबंध दोस्तों किससे है? भविष्य से है, जो अनिश्चित है तथा प्रत्येक नियोजन का भविष्य में कुछ भी हो सकता है। इस संकटकालीन अवधारणा को उपयोग करता है। अतः प्रबंधक को भविष्य के विषय में, समझिए, प्रबंधक को भविष्य के विषय में कुछ अवधारणा बना लेनी चाहिए। यही अवधारणा आधार कहलाती हैं। अवधारणा ही भौतिक आधार वस्तु स्थिति है जिन पर योजनाएं बनाई जाती हैं। यानी कि विकासशील का आधार, इसमें अगर देखा जाए तो जो अवधारणाएं होती हैं, यानी कि ये अवधारणाएं कौन बनाएगा दोस्तों? ये अवधारणाएं जो बनाएगा वो अनुभव वाला व्यक्ति बनाएगा, जिसमें काफ़ी अनुभव है, तभी तो वो अपनी अवधारणाएं बना पाएगा। जब उसने कुछ देखा ही नहीं है तो कैसे बना पाएगा? यानी अवधारणाएं हमको बना लेनी चाहिए, प्रबंधक जो होंगे वो, और यही अवधारणाएं आधार भी होती हैं, क्योंकि अवधारणाओं के आधार पर ही वह अपने जो प्लान है उसको बनाएगा। अवधारणाएं तो आप समझ रहे हैं ना, अवधारणाएं क्या होती हैं? अवधारणाएं क्या होती हैं? अवधारणाओं को समझिए दोस्तों। अवधारणाओं का मतलब होता है कि मैंने अपने अनुभव से बहुत सारा सीखा, अब भविष्य में क्या होने वाला है ये तो कोई नहीं बना सकता, ये तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन जैसे चूंकि मैं किसी एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ हूँ तो इस उद्देश्य में आगे क्या हो सकता है ये मैंने अनुभव से जाना, ये अनुभव से जाना, अब मुझे इस पर क्या करना चाहिए, ये है अवधारणा। अब आप लोग अवधारणा को समझ पाए होंगे कि अवधारणा क्या है ना? जाना लगभग में ऐसा हो सकता है, ये क्लियर नहीं है कि बिल्कुल सही हो, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे अनुभव है यार ऐसा ऐसा करने से मैं सफल हो जाऊंगा, यही अवधारणाएं हैं। क्लियर? चलिए, भौतिक आधार वस्तु स्थिति जिन पर योजनाएं बनाई जाती हैं। आगे चलते हैं। तीसरा, कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान। जब एक बार उद्देश्य का निर्धारण हो गया, मान्यताएं निश्चित हो गई, तो आगामी कदम उन पर कार्यवाही करना होता है। अब क्या हुआ? जब एक बार उद्देश्य का निर्धारण हो गया, मान्यताएं निश्चित हो गई, अब आगामी कदमों पर उन पर कार्यवाही करना होता है। कार्यवाही करने तथा लक्ष्य को प्राप्त करने की अनेक विधियां हो सकती हैं, वो सब अपनी अपनी अलग होंगी दोस्तों विधियां, है ना? सभी विधियां परिचित होनी चाहिए। जो भी कार्यविधि हाथ में ली जाए वह परिचित तथा स्पष्ट होनी चाहिए। कभी कभी नए कार्य के लिए भी अधिक व्यक्तियों को उनमें विचार के लिए सम्मिलित करते हुए विचार किया जा सकता है। यदि परियोजना अधिक महत्वपूर्ण है तो संगठन सदस्यों में परिचर्चा यानी मीटिंग को, अब देखिए परिचर्चा, अब आ जाए परिचर्चा तो आप कहेंगे जी क्या आ गया एकदम से,
मीटिंग है दोस्तों, याद रखिएगा, करके अधिक महत्वपूर्ण विकल्प के विषय में विचार किया जाता है। फिर मीटिंग वगैरह होंगी, जब एक बार निर्णय ले लिया फिर उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, है ना। ये है वैकल्पिक विधियों की पहचान, कि हम इसके अलावा और कौन सी विधि को ले सकते हैं। कोई सा भी हो सकता है दोस्तों, ये ऑल टोटल एक तरीके से सार्वभौमिक के लिए बात चल रही है। सार्वभौमिक यानी मतलब कि किसी के भी लिए, किसी एक विशेष के लिए नहीं। अगर आप पटवारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने पटवारी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण कोई सा भी आप ले सकते हैं, पर यहाँ पर बात सार्वभौमिक है, सभी के लिए है। विकल्पों का मूल्यांकन। आगामी कदम प्रत्येक विकल्प के गुण व दोषों की जानकारी प्राप्त करना है। विकल्पों का मूल्यांकन, अब क्या बोल रहा है वो, आगामी कदम प्रत्येक विकल्प के गुण व दोषों की जानकारी प्रदान करना है। एक ही विकल्प के कई रूप हो सकते हैं जिनकी आपस में तुलना करनी चाहिए। प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। वित्तीय योजनाओं में उदाहरण के रूप में रिस्क रिटली ट्रेड ऑफ बहुत सामान्य है। अधिक जोखिम वाले विनियोगों से अधिक आय अर्जित करना सामान्य बात होती है, सामान्य बात होती है। चलिए, तो अपन ने क्या देखा, कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान, विकल्पों का मूल्यांकन। चलिए, नियोजन के अंग, इससे बहुत आते हैं दोस्तों प्रश्न। कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। एक व्यावसायिक उपक्रम में नियोजन की व्यूह रचनाएं या अंग इस प्रकार हैं। क्या क्या होगा भैया, उद्देश्य होगा उसमें, सबसे पहले तो उद्देश्य ही होगा ना, उद्देश्य। दूसरी बार में क्या है, नीतियां, फिर कार्य विधियां, फिर नियम बनेंगे। क्या बनेंगे, नियम बनेंगे, विधियां बनेंगी, फिर रचनाएं होंगी, फिर बजट बनेगा, बजट यानी बजट होगा, और कार्यक्रम। ये सब अगर देखे जाएं तो नियोजन के अंग हैं। क्या क्या हैं, उद्देश्य, नीतियां, कार्यविधियां, नियम, विधियां, रचनाएं, बजट और कार्यक्रम। विधियां और कार्यविधियों में आप कंफ्यूजन तो नहीं हो रहे। विधियां जो हैं उसमें बन गई, यानी एक तरीके से नियम जो हैं विधियां की, इसमें ये है। कार्य विधियां का मतलब होता है जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी भी विधियां, उसकी भी विधियां। ठीक है, चलिए। नीतियों के भेद, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिसीज। उत्पादन संबंधी नीतियां, जिनमें उत्पाद की श्रृंखला, उत्पादन की परियोजना, ग्राहकों के प्रकार, आवश्यक सामग्री के क्रय, प्रतिस्पर्धा, निर्माताओं के उत्पाद से भिन्न तथा विशिष्ट उत्पाद का निर्माण, उत्पाद के आकार, डिजाइन तथा स्वरूप का निर्धारण, इकट्ठी मात्रा में ऑर्डर प्राप्त करना आदि सम्मिलित है। उत्पाद संबंधी नीतियों में ये सम्मिलित है, इनको याद कर लीजिएगा। क्या क्या होंगे, उत्पाद की श्रृंखला हो गई, उत्पादन की परियोजना हो गई, बिल्कुल, ग्राहक के प्रकार, कौन कौन से ग्राहक आते हैं, आवश्यक सामग्री के क्रय, प्रतिस्पर्धा, निर्माताओं के उत्पादन से भिन्न तथा विशिष्ट उत्पाद का निर्माण, बिल्कुल, उत्पाद का आकार भी देखा जाएगा, उसका डिजाइन तथा स्वरूप का निर्धारण भी कर दिया जाएगा, इकट्ठी मात्रा में ऑर्डर प्राप्त करना, ये तो कम है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, ये सब उत्पाद संबंधी हैं नीतियां। शीर्ष स्तरीय प्रबंध के द्वारा निर्धारित नीतियां, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनमें क्या क्या होगा, इनमें अगर देखा जाए तो दीर्घकालीन उत्पादन के चुनाव, वो क्या करेंगे, दीर्घकालीन उत्पादन के चुनाव। दीर्घकालीन का मतलब ज्यादा समय के लिए किसको उत्पादित करना है। विक्रय का पूर्व अनुमान, विक्रय मतलब क्या होता है, किसी चीज को बेचना। तो हमारा जो है एक तरीके से सेल कितना होने वाला है, कितना सेल होगा, इस बात का पहले ही अनुमान लगा लेना। अब आप बताइए, इस बात का अनुमान अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा अच्छा लगा सकता है या उसका पुत्र, चूंकि पुत्र को तो कुछ पता ही नहीं है, अलाउद्दीन ही लगा पाएगा। यानी कि अनुभव जिसके पास होगा वही तो लगा सकता है। उपक्रम के आकार, उपक्रम के आकार, मशीनों का चयन, मशीनों का चयन होगा भैया कि भैया कौन कौन सी मशीनें चाहिए, उत्पादन प्रक्रिया और बजट आदि, ये सब किसके काम होते हैं, शीर्ष प्रबंधकों के, शीर्ष स्तरीय प्रबंधकों के। 3 प्रकार के बताए थे ना, पुरानी क्लास को देख लीजिएगा दोस्तों, कि ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ये सब काम जो है वह किसके हैं, शीर्ष स्तरीय प्रबंध के। लेखांकन नीतियां, जिनमें तैयार माल के स्टॉक के मूल्यांकन के आधार पर निर्गमित कच्ची सामग्री के मूल्य का निर्धारण, हास आस्थगित रेवेन्यू व्यय के लेखांकन, अमूर्त परिसंपत्तियां, बनावटी संपत्तियां, प्रारंभिक व्यय, संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान, व्यय की पूंजीकरण, विनियोग पर हानि के लिए प्रावधान आदि बातें सम्मिलित होंगी। किस पे, लेखांकन नीतियों पर, जो लेखों के माध्यम से होंगी। लेखांकन का मतलब होता है मतलब लिख के जो होंगी। तो ये सब होगा, बजट, अमूर्त संपत्तियां, बनावटी संपत्ति, प्रारंभिक व्यय, कितना आया कितना गया, संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान। क्लियर, तो ये किसके अंतर्गत आती हैं, लेखांकन नीतियों के अंतर्गत। चलिए, वित्तीय नीतियां कौन कौन सी होंगी। वित्तीय नीतियों की यदि हम बात करें दोस्तों, तो वित्तीय नीतियां कौन कौन सी होंगी, वित्तीय नीतियां होंगी
वित्तीय नीतियां होंगी कौन सी, जिनमें कोष एकत्र करने, वित्त के विभिन्न साधनों के अनुपात का निर्धारण, जोखिम का अंश, दिया जाने वाला ब्याज आदि सम्मिलित है। कोषों के उपयोग, विभिन्न संपत्तियों के बीच अनुपात, साख नीति, लाभांश नीति, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता आदि बातें सम्मिलित होती हैं। क्या होती हैं? आदि बातें सम्मिलित होती हैं। चलिए, अब आता है कार्यविधि। कार्यविधि कैसी है? कार्यविधि को देखें। अर्थ, मीनिंग पहले समझें अपन। कार्यविधि से अभिप्राय है भावी क्रियाओं को संपन्न करने के तरीके से विशिष्ट प्रशासनिक निर्देश भी कह सकते हैं। बिल्कुल, विशिष्ट प्रशासनिक निर्देश डायरेक्ट आ सकता है कि विशिष्ट प्रशासनिक निर्देश किसको कह सकते हैं? तो कार्यविधि को, कार्यविधि को। ठीक है, जिसमें, यहां से इसकी परिभाषा है, जिसमें किसी क्रिया को करने का सिलसिलेवार तरीका निश्चित किया जाता है। सिलसिलेवार, याद रखिए इस शब्द को, सिलसिलेवार यानी एक तरीके से निरंतरता भी हम कह सकते हैं, निरंतरता। इसके अलावा एक तरीके से पहले छोटा किया, फिर बड़ा किया, फिर बड़ा किया, फिर बड़ा किया, या फिर एक तरीके से पहले छोटा आया, फिर बड़ा आ गया, फिर छोटा आया, फिर बड़ा आ गया। तो ये क्या है? एक तरीके से सिलसिलेवार। ठीक है, लक्ष्य के अनुसार संबंधित क्रिया को पूरा किया जा सके। ये आप छोटा बड़ा जो मैं कह रहा हूं उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं? उनके अपने अलग नियम होंगे, मैं उदाहरण के बता रहा हूं कि सिलसिलेवार क्या है, निरंतरता क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूं। हर कंपनी, हर प्रबंधन, हर संगठन अपने अनुसार अलग कार्यविधि का उपयोग करेगा। कोई कार्यविधि के बारे में यहाँ पे मैं एक पर्सनल कार्यविधि के बारे में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से काम होगा। किसी व्यवसायिक उपक्रम के संचालन में प्रत्येक स्तर पर कार्य करने का तरीका निश्चित करना अत्यंत आवश्यक है ना? बिल्कुल आवश्यक है। केवल लक्ष्य व नीतियों का निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं होता, ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। कार्यविधि हर स्तर पर, यानी कि ऊपर का व्यक्ति क्या कार्य करेगा, उसके नीचे का व्यक्ति क्या करेगा, आसपास जिनसे आप जुड़े हैं ये लोग क्या कार्य करेंगे, इसके अलावा वो कार्य किस तरीके से किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही कार्यविधि है। चलिए आगे। कार्यविधि संबंधित कर्तव्यों की एक श्रृंखला होती है, ठीक है, जो निश्चित क्रम में किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए कर्मचारियों के वैज्ञानिक चयन के लिए निम्नलिखित क्रम को अपनाया जा सकता है। प्रारंभिक साक्षात्कार होगा, बिल्कुल। कोरा आवेदन पत्र होगा, प्रारंभिक साक्षात्कार किया, फिर कोरा आवेदन पत्र है। संदर्भ की जांच की, रोजगार संबंधी परीक्षा होगी, अंतिम साक्षात्कार होगा, उच्च अधिकारियों की स्वीकृति भी होगी, स्वास्थ्य परीक्षण होगा कि भैया काम करने योग्य है कि नहीं है, फिर उसके बाद में उसकी नियुक्ति होगी, फिर संस्था प्रवेश एवं परिचय होगा। ये सब होता है। फिर से समझिए, कार्य विधि संबंधित कर्तव्य की एक श्रृंखला होती है जो निश्चित क्रम में किसी कार्य को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए जब कर्मचारियों का वैज्ञानिक चयन होता है, समझना, जब उनका वैज्ञानिक चयन होगा तो उसमें क्या क्या करना पड़ता है। पहले प्रारंभिक साक्षात्कार किया, शुरुआती अपन ने देखा किस प्रकार का व्यक्ति है, कैसा क्या है। फिर कोरा आवेदन पत्र, एक आवेदन पत्र देगा वो। संदर्भ की हम जांच करेंगे, रोजगार संबंधी परीक्षा लेंगे उसकी कि भैया है उपयुक्त कि नहीं। अंतिम साक्षात्कार हो गया। फिर उच्च अधिकारियों की स्वीकृति, बड़े अधिकारी को भेजेंगे कि भैया इसको ले लें या नहीं ले लें। फिर स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे कि ऐसा तो नहीं है काम करते करते इसकी सांस फूल जाती हो, तो स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद उसकी नियुक्ति की जाएगी और बाद में अंत में संस्थान में प्रवेश मिलेगा और परिचय होगा। महत्व या लाभ, इंपॉर्टेंस और बेनिफिट, इंपॉर्टेंस और बेनिफिट। अब देखते हैं कार्यविधि निर्धारण के लाभ। कार्यविधि निर्धारण के लाभ या महत्व निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहला, कार्य निर्धारित ढंग से विचलन की दिशा में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। कार्य को पूर्ण करने में एक रूपता रहती है, कार्य को पूर्ण करने में एक रूपता रहती है। कार्य एक निर्धारित समय अवधि में पूर्ण होने की संभावना रहती है, बिल्कुल। कर्मचारियों में कार्य करने की एक निश्चित रूपरेखा का विकास भी होता है। क्या होता है? निश्चित रूपरेखा का विकास। छोटी छोटी बात के लिए कर्मचारियों को उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए उनको कार्य करना है, चूंकि उनको पहले से ही एक नियोजन के तहत कार्यविधि बता दी गई कि भैया आपको इस कार्य के अंतर्गत लेना है। वो बार बार थोड़ी ना पूछेगा कि सर कॉपी पेस्ट करना है कर दूं, सर ये यहाँ पर सेव करना है फाइल को कर दूं। उसको पता है, उसको पहले से ऑर्डर मिल चुका है, वो बार बार उनको नहीं पूछेगा, अपने आप करता हुआ जाएगा। क्लियर?
नियम अर्थ थोड़ा देख लिया जाए। रूल्स संगठनात्मक संरचना में कार्य निष्पादन के लिए व्यक्ति के व्यवहार को अनुशासन सीमित करना, निश्चित परिधि में बांधना तथा निर्धारित ढंग से कार्य करने हेतु आदेशित करना नियम की श्रेणी में आता है। नियम की किस में आता है? श्रेणी में आता है। दी हुई परिस्थिति में क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, इस संबंध के द्वारा जो निर्णय किया जाता है उसे नियम कहा जाता है। नियम में निश्चितता तथा दृढ़ता का तत्व विद्यमान रहता है। नियम में क्या रहता है? निश्चितता और एक तरीके से देखा जाए तो दृढ़ता का तत्व विद्यमान रहता है। भाई वो नियम ही किस मतलब के? जिनमें निश्चितता ना हो, दृढ़ता ना हो। यह अधीनस्थों को अपनी स्वेच्छाचारिता तथा विचलन की अनुमति नहीं देता। यह अधीनस्थों को अपनी स्वेच्छाचारिता और विचलन की अनुमति नहीं देता। नियम का उल्लंघन करने का परिणाम दंड होता है। यदि उन्होंने उल्लंघन किया तो दंड मिलना स्वाभाविक है। नियम के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। देखिए, उदाहरण से आप लोग इसको अच्छे से ज़्यादा समझ पाएंगे। नियम सभी प्रकार के क्रय व्यापार केंद्र के माध्यम से किए जाएंगे। सभी प्रकार के जो क्रय होंगे वह व्यापार केंद्र के माध्यम से ही किए जाएंगे। क्लियर? क्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना। जो भी चीजें खरीदनी होंगी वह व्यापार केंद्र के माध्यम से होगा। क्लियर? निर्धारित आयु पूरी करने, जैसे 60 वर्ष पर कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कौन से नियमों की बात चल रही है? अब आपको धीरे धीरे सब याद आ रहा होगा कि भैया 60 से ऊपर वर्ष से ज़्यादा उम्र होगी तो उनको नहीं, क्योंकि कारण ये है ना कि मान लो 60 से ज़्यादा वर्ष में व्यक्ति काम करने योग्य है तो कोई दिक्कत नहीं, वो काम तो कर रहा है, तो उनको क्यों हटा दिया जाता है? भाई नीचे वाले तो बेरोजगार है ना, उनको भी तो आना है। अब आपका तो काम हो गया है ना, आपको पैसा भी अच्छा खासा मिल चुका है, अब नीचे वालों को भी आने दो। तो इसलिए प्रत्येक कर्मचारी को कार्यालय खुलने के लिए 6 से 10 बजे आना ही है। ये नियम है उसके। अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होना है। ये नियम हर कहीं एक जैसा नहीं होता दोस्तों, 8 भी बज सकते हैं, लेकिन वो एक उदाहरण के तौर पर बता रहा है। अधिकारियों को अधिक समय देना, ओवर टाइम काम करने पर कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। क्लियर? कारखाने के भीतर धूम्रपान वर्जित है। बिल्कुल, जो भी कारखाने होते हैं भैया वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप वहाँ धूम्रपान करने लगे कब पता पड़े पूरा कारखाना ही जल जाए, इसलिए वहाँ धूम्रपान वर्जित है। चाहे कारखाना हो, चाहे कोई ऑफिस हो, कोई ऐसी जगह जहाँ पर जलने वाली चीज़ों, वहाँ पर धूम्रपान हमेशा वर्जित ही होता है। कार्यक्रम प्रोग्राम्स अर्थ कार्यक्रम से अभिप्राय आशय कार्य की उस संक्षिप्त योजना से है जो निर्धारित क्रम में लक्ष्यों के अनुरूप नीतियों के आधार पर तथा विधियों के अनुसार बनाई जाती है। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम में प्रत्येक स्तर पर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। बिल्कुल, वस्तुतः यह नीतियों, कार्यविधियों, नियमों, बजट, कार्य वितरण आदि का एक सम्मिलित स्वरूप होता है। इसे एकल प्रयोग योजना या सिंगल यूज प्लान कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको एक बार और पढ़ेंगे, इससे प्रश्न आ जाते हैं। कार्यक्रम से अभिप्राय आशय कार्य की उस संक्षिप्त योजना से है जो निर्धारित क्रम में लक्ष्यों के अनुरूप नीतियों के आधार पर तथा विधियों के अनुसार बनाई जाती है। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम में प्रत्येक स्तर पर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। वस्तुतः यह नीतियां कार्य विधियों, नियमों, बजट, कार्य वितरण आदि का एक सम्मिलित स्वरूप होता है। इसे एकल प्रयोग योजना, सिंगल यूज प्लान कहा जाता है, क्योंकि जो कार्यक्रम एक बार अपनाया जाता है उसकी उसी रूप में पुनरावृत्ति नहीं होती। इसीलिए दोस्तों मैंने उसको वहाँ 2 बार पढ़ा था ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएं, यानी कि इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती कार्य की, क्योंकि वांछित लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। वांछित यानी जिसकी इच्छा की गई थी। कार्यक्रम अल्पकालीन, दीर्घकालीन, विस्तृत, सीमित, आधारभूत, विशिष्ट, साधारण हो सकता है। कार्यक्रम की ये विशेषताएं हैं। किसकी? कार्यक्रम की। इसको याद करना। इससे संबंधित भी अपन ने कईयों 1 लाइन वाली क्लासों में पढ़ा है कि कार्यक्रम दरअसल क्या है? अल्पकालीन भी है, दीर्घकालीन भी है, विस्तृत भी है, सीमित भी है, आधारभूत है, विशिष्ट है और साधारण भी हो सकता है। क्लियर? कार्यक्रम को सामान्यतः आवश्यक पूंजी तथा क्रियान्वित बजट का समर्थन प्राप्त होता है। बिल्कुल, कार्यक्रम को सामान्यतः आवश्यक पूंजी जो भी जरूरत होगी, क्रियान्वित बजट का समर्थन प्राप्त होता है। बिना बजट के कोई कार्यक्रम होते हैं क्या भाई? धनवन नहीं होगा तो कैसे होगा कार्यक्रम, है ना? अब कार्यक्रम के आवश्यक तत्व देखते हैं। यह संगठन के सुचारू, दक्ष एवं समन्वित संचालन को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, कार्यक्रम जो होगा वह संगठन के सुचारू, दक्ष और समन्वित संचालन को सुनिश्चित करेगा। लक्ष्य तथा व्यूह रचनाओं एवं अन्य प्रकार की योजनाओं का इस पर प्रभाव होता है। यह एकल प्रयोग
किंतु संक्षिप्त योजना है। एकल प्रयोग तो है लेकिन संक्षिप्त योजना है। यह समन्वित नियोजन पद्धति का एक अंग है। समन्वित नियोजन पद्धति का क्या है? एक अंग है। यह भावी कार्य की समय सारिणी की भूमिका को निर्वाह करता है। क्या करता है? भावी कार्य की समय सारिणी की भूमिका का निर्वाह करता है। बजट की विशेषताएं, थोड़ा बजट की विशेषताएं देख लिए जाएं, है ना। फीचर्स ऑफ बजट। बजट से निष्पादन के स्तर या प्रमाप का निर्धारण किया जाता है। बजट से हम क्या करेंगे दोस्तों? बजट से निष्पादन के स्तर या प्रमाप का निर्धारण किया जाता है। बजट की भूमिका दोहरी होती है। बजट की भूमिका कैसी होती है? दोहरी। एक तरफ तो यह नियोजन का औजार होता है, दूसरी तरफ नियंत्रण का उपाय होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको मत भूलना। बजट को उन्होंने औजार का एक तरीके से रूप दिया है, यानी कि एक तरफ तो यह नियोजन का औजार होगा और दूसरी तरफ नियंत्रण का उपाय। बिना बजट के तो सभी बेकार है ना। नियोजन का औजार से मतलब है कि जब नियोजन किया जाएगा तो बजट यानी धन वन की आवश्यकता होगी तो वह काम करेगा, और नियंत्रण का उपाय भी करता है। यानी कि जब हम देखते हैं कि कोई चीज़ या धन वगैरह जो है किसी भी कार्य में ज़्यादा लग रहा है, तो हम बजट को ही पहले शुरुआत में कम रखेंगे तो आदमी उसी के अनुसार कार्य करेंगे, या जो कर्मचारी हैं उसी के अनुसार कार्य करेंगे। नियंत्रण प्रक्रिया के लिए बजट बहुत आवश्यक होते हैं। सामान्यतः बजट वित्तीय वर्ष के लिए बनाए जाते हैं, किंतु मासिक और त्रमासिक बजट भी बनाए जाते हैं। याद रखिए, मासिक और त्रमासिक भी बनते हैं बजट, इनको याद रखिएगा। समूचे संगठन का एक मास्टर बजट होता है तथा प्रत्येक इकाई के लिए पृथक बजट होता है। बजट ऐसा तो नहीं दोस्तों आप सिर्फ भारत सरकार का ही बजट समझ रहे हो, समझिए। खाली भारत सरकार का ही बजट नहीं होता, जितने भी संगठन होंगे, जितने भी महत्वपूर्ण होंगे, या छोटे भी होंगे या बड़े भी होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी में अपने अपने बजट बनते हैं और बिना बजट के कोई भी कार्य नहीं होता है। चलिए, बजट तथा कार्यक्रम में अंतर देख लिए जाएं। बजट और कार्यक्रम में अंतर क्या क्या है? देखिए, आधार अपन ने यहाँ रखा है, समय रखा है, योजना रखा है, तो एक जगह बजट है और एक जगह कार्यक्रम है। सबसे पहले आधार पर चर्चा करते हैं। बजट आधार। बजट प्रायः एक बड़ी योजना का वित्तीय आधार माना जाता है। शब्द क्या जुड़ गया? वित्तीय आधार माना जाता है। कार्यक्रम। प्रायः प्रत्येक कार्यक्रम का अपना एक बजट होता है। समझ गए ना? प्रत्येक कार्यक्रम का अपना एक बजट होगा, और बजट की खाली यदि बात कर ली जाए तो यह एक वित्तीय आधार माना जाता है। समय। यह एक निश्चित समयावधि प्रायः एक वर्ष के लिए बनाया जाता है। अभी अपन ने पढ़ा, कार्यक्रम तब तक चलता है जब तक उसका उद्देश्य प्राप्त ना हो जाए। यानी बजट को मान लीजिए एक साल तक चलाया, अब बजट गया, अब दूसरी बार में बजट फिर से आएगा तो दूसरा बजट होगा। लेकिन कार्यक्रम तो हमने बना दिया तब तक के लिए जब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। योजना। बजट में निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय, सामग्री, धन तथा अन्य साधनों के उपयोग की एक उपयुक्त योजना बनाई जाती है। कार्यक्रम में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जरूरी प्रयत्नों के फलस्वरूप क्रम तथा समय सारणी को एक योजना में क्रियान्वित किया जाता है। क्लियर? तो योजना में हमने देख लिया कि बजट और कार्यक्रम में क्या क्या है। नियोजन की सीमाएं यानी कठिनाइयां या आलोचना। अब नियोजन की आलोचना या सीमाओं पर अपन गौर करते हैं। पहला, नियोजन का विरोध या आलोचना नियोजन में निहित विभिन्न कठिनाई व सीमाओं के कारण की जाती है। जो सीमाएं और कठिनाइयां इस प्रकार हैं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां भी नियोजन के निर्माण तथा क्रियान्वयन में अवरोधक उत्पन्न करती हैं। कैसे? गौर करिएगा। प्रायः अधिकारियों की यह मानसिकता रहती है कि भविष्य के बजाय वर्तमान को अधिक महत्व दिया जाए, क्योंकि भविष्य की तुलना में वर्तमान न केवल अधिक निश्चित है वरन इच्छानुसार भी है। नियोजन में ऐसी कई बातें सम्मिलित हो जाती हैं जिनको अधिकारी ये कहकर टाल देते हैं या विरोध करते हैं कि इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। इन बाधाओं या कठिनाइयों तथा आलोचनाओं का मुख्य कारण स्वयं नियोजन ही होता है। स्वयं नियोजन नहीं, अपितु नियोजन स्वरूप निर्धारित करने एवं उसे कार्यान्वित करने वाले तंत्र में है। इन बाधाओं को दक्ष नियोजक समाप्त कर सकते हैं। अतः इन कठिनाइयों के अलावा भी नियोजन का महत्व निर्विवाद है। यानी कि नियोजन का महत्व तो है, लेकिन वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं नियोजन में ये जो मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं वो इसलिए हैं क्योंकि यदि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति को, एक बार पहले इसको फिर से समझते हैं। प्रायः अधिकारियों की मानसिकता रहती है कि भविष्य की बजाय वर्तमान को अधिक महत्व दिया जाए, क्योंकि भविष्य की तुलना में वर्तमान न केवल अधिक निश्चित है वरना इच्छानुसार भी है। ये अधिकारियों के पास होगा,
याद रखिएगा, समझिए, अभी बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। नियोजन में ऐसी कई बातें सम्मिलित की जाती हैं जिनको अधिकारी यह कहकर टाल देते हैं कि या विरोध करते हैं कि इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। इन बाधाओं या कठिनाइयों अथवा आलोचनाओं का मुख्य कारण स्वयं नियोजन नहीं है, अपितु नियोजन स्वरूप निर्धारित करने एवं उसे कार्यान्वित करने वाले तंत्र में है। किसमें है? तंत्र में है। होता क्या है, जैसे जो अधिकारी वर्ग का व्यक्ति होगा वो वर्तमान में चाहेगा कार्य करना, क्योंकि वह खुद तो कार्य करता नहीं है, वह करवाता है दूसरे लोगों से कार्य, तो वो हमेशा अधिकारों के पक्ष में कि यार अभी ये वाला कार्य हो जाए, तो वो नियोजन को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते, जबकि नियोजन जो है वह और ऊपर वाले अधिकारियों के द्वारा बना गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस वाली लाइन को। वांछित लोच का अभाव। अब ये वांछित लोच क्या है इसको समझते हैं। वांछित लोच का अभाव नियोजन कार्य की प्रमुख बाधा है। परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर, इसको मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था, वही लाइन है, अच्छे से समझा। परिवर्तन होने पर नियोजन में तदनुसार परिवर्तन तथा संशोधन आवश्यक हो जाता है, किंतु कभी कभी प्रबंधक चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पर्याप्त लोच के अभाव में नियोजन में कोई भी संशोधन करना उनके सामर्थ्य की बात नहीं रहती। वे तो नियोजित ढंग से कार्य करने के लिए वचनबद्ध होते हैं, अतः नियोजन का संचालन सहज नहीं हो पाता। क्या होता है, नियोजन बना लिया, अब नियोजन के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के आदी भी हो चुके हैं, बीच में कार्य को बदलना है, तो अब नियोजन को बदला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो सब उसके आदी हो गए हैं, और चूंकि एक को बदलना सरल है, दो को, लेकिन जब देखते हैं कि सभी के सभी को बदलना है तब थोड़ी कठिनाई आती है, इसीलिए इन्होंने इसको वांछित लोच का भाव कहा है। नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। कभी कभी योजनाएं तैयार करने में इतना समय बर्बाद हो जाता है कि उनको लागू करने के लिए पर्याप्त समय शेष नहीं बचता, यानी प्लानिंग ही करते रह गए, ये करना है वो करना है, साधन आ गए, संसाधन आ गए, पर उसको क्रियान्वित ही नहीं कर पाया, समय पर हम उसको चालू ही नहीं कर पाए, या फिर वह चालू तो हो गया लेकिन उसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि समय उसमें काफ़ी लगता है। नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। एक संस्थान में एक लक्ष्य को निश्चित समय में प्राप्त करने के लिए सुनियोजित योजना तैयार की जाती है। यही योजनाएं भविष्य में कार्य करने की विधि निर्धारित करती हैं। बिल्कुल करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आदर्श नियोजन के लक्षण या विशेषताएं या प्रभावी नियोजन हेतु सुझाव। नियोजन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अथवा एक आदर्श नियोजन के लक्षण के रूप में निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सरल एवं बोधगम्य, सिंपल एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल। एक आदर्श या प्रभावी नियोजन उसे कहेंगे जो सरल एवं आसानी से समझने योग्य हो। योजना में जटिलताएं होने से वह कर्मचारियों की समझ में कठिनाई हो जाएगी और उनका पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाएगा। इसलिए आरसी डेविस ने कहा है, किसने? आरसी डेविस ने कहा है कि योजना का सरल होना अति आवश्यक है। मितव्ययिता इकोनॉमी, इसको अपन ने अभी देखा था। नियोजन में जो भी विकल्प चयनित किया जाए वे सर्वोत्तम होने के साथ साथ मितव्ययी भी होने चाहिए, ज़्यादा खर्चा नहीं हो उनमें, हो उतना हो जितनी जरूरत हो। योजना के निर्माण, कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन में साधनों का यथासंभव न्यूनतम व्यय हो, इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। संतुलन, बैलेंस, सभी विभागों, सभी क्षेत्रों तथा सभी वर्गों के विकास में पर्याप्त संतुलन बना रहे, इस बात का ध्यान योजना बनाते समय रखा जाना चाहिए। ऐसा होने पर ही संस्था का पूर्ण विकास हो सकता है। एक तरफ विकास संस्था के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। सभी पक्षकारों को योजना का उचित होना, लाभ प्राप्त होना चाहिए। ये होता है संतुलन या बैलेंस। इस पूरे चैप्टर का अगर देखा जाए तो थोड़ा सारांश को हम देख लें। सारांश क्या कहता है? सारांश कहता है, दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। नियोजन प्रक्रिया में पद, उद्देश्य का निर्धारण अपन ने देखा, विकासशील आधार देखा, कार्यवाही में वैकल्पिक विधियों की पहचान को देखा, विकल्पों का मूल्यांकन देखा, विकल्पों का उसके बाद चुनाव देखा। पहले मूल्यांकन करेंगे ना कौन सा विकल्प सही है, फिर चुनाव कर लेंगे कि यही वाला सही है, और फिर अनुवर्तन। नियोजन के प्रकार, नियोजन के प्रकार की बात की जाएगी तो उद्देश्य, व्यूहरचना, नीति, कार्यविधि, नियम, कार्यक्रम और बजट। नियोजन के प्रकार, या इनको हम अंग भी कह सकते हैं, अपन ने देखा था ना, अंग भी कह सकते हैं। उद्देश्य, व्यूहरचना, नीति, कार्यविधि, नियम, कार्यक्रम और बजट। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी नियोजन की क्लास है वह यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोगों ने नियोजन को अच्छे से पढ़ा।
अब आप लोग नियोजन को इसको पढ़ने के बाद मेरी जो पुरानी क्लासें हैं प्रबंधन वाली, उन प्रबंधन वाली क्लासों में जाएं, वहाँ पर आप लोग सर्च कर लें नियोजन किस पार्ट में है, तो आपको लगभग में वो पार्ट दिख जाएगा, ऊपर ही आपको दिख जाएगा नियोजन किस में है। इसको करने के बाद खटाक से 100 प्रश्नों को उनको अच्छे से कर लीजिए, आपका नियोजन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है उसको अपन समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। करने के 2 फायदे हैं जो कि मैंने शुरुआत में बताया, अभी फिर से बताता हूँ। पहला फायदा आपका सबसे महत्वपूर्ण, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग उसको पढ़ पाएंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 15 मार्च से जो पेपर चालू हो जाएंगे पटवारी के, उसका एनालिसिस हम लोग हर दिन जिस जिस दिन पेपर होंगे उस दिन करवाएंगे, ताकि भविष्य में आप रणनीति बना सकें कि मुझे अपना खुद का एग्जाम किस तरीके से देना है, किन प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना है। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, PDF आपको वहीं से प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं